लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों का अहंकार इतना अधिक है कि अपनी पराजय के लिए भी वो पूरी दुनिया को दोष दे रहे हैं। संविधान, लोकतंत्र, संवैधानिक प्रक्रियाएं, कोर्ट, इनके प्रति भी घृणा मेरे सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी भी किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। वो इतनी निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं कि गाली गलौज के सिवाय, बद्दी भाषा का प्रयोग करने के सिवाय अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। साथियों, बीजेपी की सरकारों के लिए लोक कल्याण सर्वोपरि है और ये शब्द नहीं है, हमने जी करके दिखाया है। तभी तो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास का है। हमारा मॉडल गुड गवर्नेंस का है। इसलिए हर राज्य में जनता बीजेपी को दूसरी बार, तीसरी बार फिर से सेवा करने का अवसर देती है। लेकिन कांग्रेस की कोई भी राज्य सरकार दूसरी बार सत्ता में वापस नहीं लौटी है। सरकार बनने के कुछ ही महीनों में कांग्रेस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ विश्वासघात करना आता है। ये खुद भी झूठे हैं और उनकी गारंटियां भी झूठी है। कांग्रेस की सत्ता की किताब में गवर्नेंस का चैप्टर तो है ही नहीं है। यहां कर्नाटका में भी पिछले 3 साल से हम यही देख रहे हैं। जनता की समस्याएं सुलझाने के बजाय यहां की सरकार का ज्यादातर समय आपस के झगड़े सुलझाने में लग रहा है। ये तय नहीं हो पाता है कि मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे। ये तय नहीं हो पाता कि दूसरे को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लटकाए रखा है। इतना ही नहीं, ये मैं देख रहा हूं इनकी इकोसिस्टम, तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो 4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है। नेता नहीं तर्क पा रहे। 2.5 साल की फॉर्मूला करे कि 1-1 साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा है। और अपने पार्टी के नेताओं को भी वादे करना और फिर पीठ में छुरा भोंकना। छत्तीसगढ़ में वही किया, राजस्थान में वही किया, कर्नाटका में अभी भी वो खेल चल रहा है। अब केरला की बारी है। साथियों, हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार के हालत सुनकर के आप हैरान हो जाओगे। ये इनकी इकोसिस्टम है, मीडिया वाले बाहर बात आने नहीं देते। हिमाचल की हालत ये है, वे सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। इधर तेलंगाना में क्या हाल है? किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
यानी कांग्रेस जहां पर भी है वहां या तो शाही दरबार की खातिरदारी में खजाने की लूट हो रही है या लूटे हुए पैसों के लिए झगड़ा हो रहा है। साथियों, कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ, जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। परजीवी कांग्रेस को अब एक और पार्टी चाहिए जिसकी पीठ पर सवार होकर वो प्रासंगिक बनी रह सके। साथियों, कांग्रेस ने एक और विश्वासघात देश की बहनों बेटियों के साथ किया है। दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी। बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है। इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को गिरा दिया। ये संशोधन अगर पास हो जाता तो लोकसभा में कर्नाटका की सीटें कहीं अधिक हो जाती, बढ़ जाती। कर्नाटका से बहुत बड़ी संख्या में बहनें बेटियां एमएलए बनती, एमपी बनती, देश का भाग्य निर्णय करने में भागीदार बनती। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं होने दिया। देश की नारी, कर्नाटका की महिलाएं कांग्रेस को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करेगी। साथियों, आज देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि से जुटा है। इस मंत्र को लेकर के चल पड़ा है और इस संकल्प की सिद्धि में कर्नाटका की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए ये जरूरी है कि कर्नाटका में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों बेहतर हो। मैं कर्नाटका के हर परिवारजन को भरोसा दिलाता हूं कि बीजेपी एनडीए सरकार अपनी तरफ से हर प्रयास कर रही है। साथियों, बीजेपी के लिए देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है।
आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। हमारे नार प्रभु केम्पेगौड़ा जी कर्तव्य पालन की मिसाल रहे हैं। उनकी धरती से मैं आज देश के लोगों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा। देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा। अपने अपने कर्तव्यों पर बल देना होगा। मुझे विश्वास है ऐसा करके हम हर चुनौती का सामना कर पाएंगे। एक बार फिर यहां इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए और सुबह सुबह आने के लिए और ये केसरिया सूरज उगाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। यहां कुछ बच्चे बढ़िया बढ़िया चित्र बना के ले आए हैं। जरा हमारे एसपी जी के लोग ये चित्र ले लें इन बच्चों से। अगर आपका एड्रेस लिखा होगा तो मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। देखिए इधर भी कोई चित्र लेकर के भाग रहा है, ले लो भाई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।